नमस्कार। आज हम एक और दूसरी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। विराटनगर सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता के बारे में? विराटनगर सभ्यता के बारे में। इसी तरीके से हम पढ़ाते रहेंगे एक एक सभ्यताएं। आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें। आज का टॉपिक है अपने विराटनगर। इसको बेराट सभ्यता भी कहते हैं। इसका वास्तविक नाम तो यही है, अब इसका नाम ये विराटनगर है क्योंकि अब इसको विराटनगर कहते हैं। कहाँ है? तो ये जयपुर में। कहाँ है? जयपुर ज़िले में। विराटनगर के पास में जयपुर में बेराट सभ्यता है इसका नाम। और इसमें नदी कौन सी है? तो ये नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी जिसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं? कहते हैं कि महाभारत का युद्ध हो रहा था, जब भीष्म पितामह के बहुत सारे बाण लग गए थे अर्जुन के द्वारा और वो सरसैया पर सोए हुए थे। और शाम के समय जब युद्ध होता था, उस समय की ये परंपरा थी कि शाम के समय सब वापस एक साथ मिल जाते थे और दिन दिन में युद्ध करते थे, रात में युद्ध नहीं होता था, विश्राम रहता था। तो उस समय अर्जुन फिर सरसैया पे सोए हुए भीष्म पितामह के पास में मिलने जाते हैं। तब वो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भाई मेरे को जल पिलाओ। तो दूसरे लोग जल लेके आते हैं तो वो उनसे नहीं लेते हैं और उन्होंने कहा कि भी मेरे अर्जुन के हाथ का ही जल पीऊँगा। तो अर्जुन वहाँ पर एक धनुष लेता है और वहीं भूमि पे मारता है, तो वहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम ये बाणगंगा, क्योंकि वो बाण से निकली हुई है इसलिए उसको बाणगंगा कहते हैं। और अर्जुन के द्वारा वो निकाली हुई है इसलिए अर्जुन की गंगा कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सभ्यता है उस पर हम देखेंगे कि सबसे पहले उत्खनन किन्होंने किया था? सबसे पहले उत्खनन किया था सवाई जयसिंह जी ने, द्वितीय ने। सवाई जयसिंह द्वितीय ने किया था, जो कि जयपुर के राजा थे, जयपुर के शासक थे। अब इनको वहाँ पर क्या मिला? तो उत्खनन में एक सोने का कलश मिला, स्वर्ण कलश। अब स्वर्ण कलश में ऐसे मानते हैं कि उस स्वर्ण कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष माने जाते हैं। उस कलश में भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष माने गए। ठीक है। सबसे पहले उत्खनन किया था सवाई जयसिंह जी ने, द्वितीय ने, जो जयपुर के शासक थे। उत्खनन में एक स्वर्ण कलश मिला और उस स्वर्ण कलश में
भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष माने जाते हैं। उनका अनुमान लगाया जाता है कि इसमें भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष रहे होंगे। फिर जो उत्खनन किया था, बेटे ये क्या करते हो, बार बार बोलते हो, फिर भी वे आपको समझा समझा के भी भटक गया मैं, बीच बीच में बहुत बोलते हो। आप पढ़ लिए हो, पढ़िया लेकिन गुणिया कौन है, पढ़ तो लिए आप लेकिन आप में गुण नहीं आए हैं। जैसे वो 4 विद्वान थे, पढ़ाई करके बहुत दूर पढ़ाई करने गए, वापस घर लौट रहे थे, रास्ते में उनको भूख प्यास लगी और उनको लगा कि यार कि अपने को पानी और भोजन दोनों चाहिए। तो उन्होंने वहाँ पर खोज की तो आसपास में देखा कि एक नारियल का पेड़ है, नारियल ऊपर लगे हुए हैं, नारियल ऊपर लगे हुए हैं तो चलो उसमें पानी भी मिल जाएगा और भोजन भी मिल जाएगा। इसलिए एक विद्वान को कहा कि तुम ऊपर चढ़ और नारियल को तोड़। तो एक विद्वान ऊपर चढ़ा और नारियल को तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगा। दूसरे नीचे विद्वान तीनों वो इकट्ठे करने लगे और एक नारियल जोर से फेंका तो पास में झाड़ियों में सर्प था और सर्प के ऊपर गिर गया। अब सांप के ऊपर गिरा तो सांप तो पुकार के उसने देखा कि सांप ने देखा कि किसने मेरे को मारा, के ऊपर एक विद्वान बैठे हुए हैं जो ऊपर से नारियल फेंक रहे हैं। तो सांप भी पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। तो विद्वान घबरा गया कि अब क्या करें। उनके पास में तो बहुत सारी विद्या थी, लेकिन फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपन इस सर्प से बचे। नीचे वाले विद्वान भी सोच रहे थे। पास में एक गायें चराने वाले थे जो शायद अनपढ़ ही रहे होंगे, लेकिन अनुभव उनके पास में बहुत अधिक होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं बचा सकता हूँ। जो विद्वानों ने सुना नहीं। बहुत देर तक तो विद्वान प्रयास करते रहे। विद्वानों से जब कार्य नहीं बना तो उन्होंने फिर उस किसान को कहा कि चलो तू भी मदद कर दे, तू भी कुछ सोच रहा हो तो कह दे। तो विद्वान ने उस किसान ने जो गायें चला रहा था, ग्वाले ने कहा कि ये मेरे पास जो कम्बल है इसके 4 पल्ले पकड़ते हैं हम, एक मैं पकड़ता हूँ, 3 तुम पकड़ो और फिर इस ऊपर वाले को कहो कि इस पर कूद जाए, जो उसके हाथ भाग वगैरह भी नहीं टूटेंगे और वो बच जाएगा। और वैसा ही किया गया तो वो बच गया। इसलिए अपने को केवल यही नहीं है कि हम पढ़ ले, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने अंदर गुण भी विकसित करने होंगे। पढ़ाई को अपने जीवन में उतारना होगा, तभी ये पढ़ाई अपने काम आएगी। ऐसा नहीं है कि केवल अपन पढ़ते ही जाए और बार बार अपने न तो गुरुओं का आदर करना सीखे, न माता पिता का आदर करना सीखे, न अपने समाज में किस तरीके से अपने को रहना है ये सीखे। फिर अपनी पढ़ाई का क्या मूल्य है। अपने को जब टीचर कह रहा है, गुरुजी कह रहे हैं, शिक्षक कह रहे हैं कि अपने चुपचाप बैठो और इसको सुनो, याद करो, लिखो, ये तो अपन नहीं सुन रहे, ये नहीं चलेगा, अच्छी बात नहीं है, ध्यान रखो। अब जो उत्खनन किया था अपने राय बहादुर दयाराम साहनी ने। किन्होंने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी ने, इन्होंने अपने उत्खनन किया। और सबसे पहले जो इसके मत लगा बेटा, सबसे पहले जो सर्वेक्षण किया था तो नील रत्न बनर्जी थे और दूसरे थे कैलाश नाथ दीक्षित। इन दोनों ने सबसे पहले इस जगह का सर्वेक्षण किया और उस सबसे पहले उत्खनन का कार्य पूछे तो उत्खनन अपने दयाराम साहनी ने किया। सर्वेक्षण की बात है तो नील रत्न बनर्जी और कैलाश जी दीक्षित थे, इन्होंने किया था। अब इन्होंने उत्खनन किया था 1936 से 30 ईस्वी में। ठीक है, उत्खनन कब किया इन्होंने? 1936 से 30 ईस्वी में तो इन्होंने उत्खनन किया और उसके बाद में सर्वेक्षण के लिए अपने नील रत्न बनर्जी और कैलाश जी दीक्षित ने इनका सर्वेक्षण किया। अब यहाँ पर 3 प्रकार की पहाड़ियाँ मिली हैं।
3 प्रकार की पहाड़ियाँ मिली हैं। ठीक है, अब इसके आगे जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी के अंदर एक सम्राट अशोक का बाबरू का शिलालेख मिला है। किसका शिलालेख? बाबरू का शिलालेख। ऐसे 2 मिले हैं। पहला बाबरू का, अशोक का बाबरू का शिलालेख जो पहला मिला था ना, पहला मिला था वो एक अंग्रेज अधिकारी था ना, अंग्रेज अधिकारी, नाम था उनका बर्ट, बर्टन भी कहते हैं उसको, नाम उनका था बर्ट या बर्टन, उनको मिला था। अशोक का जो पहला शिलालेख है वो इस बीजक की पहाड़ी पे मिला, अंग्रेज अधिकारी था, नाम था बर्ट या बर्टन, नाम था उनका बर्ट या बर्टन। और अब रॉबर्ट बर्ट था उनका नाम, जो 1837 में मिला। रॉबर्ट बर्ट था उनका नाम और 1837 में मिला था। उसके बाद में एक दूसरा बाबरू का शिलालेख, वो भी बीजक की पहाड़ी पे ही मिला। बाबरू का शिलालेख ये 2 नंबर का था और ये भी एक व्यक्ति को मिला, जो मिला कार्लाइल नाम का व्यक्ति था, कार्लाइल भी बोलते हैं इसको, और 1871 में मिला था इनको। ठीक है, इनको मिला ये दूसरा शिलालेख। अभी जो ये शिलालेख है वो पहले वाला, अब उसको पहले वाला जो मिला था उसको 1840 ईस्वी में, और इसको भी वहीं में रख दिया, लेकिन बाद में रखा, ये पहले वाले को रखा 1840 ईस्वी में कोलकाता में। कोलकाता संग्रहालय में रखा गया, रखा गया। ठीक है, दोनों शिलालेख मिले, दोनों को अब कोलकाता में लिख दिए हैं, रख दिए हैं। और अब ये जो शिलालेख हैं वो बूस्ट ऑफ ईडन नाम की एक शैली होती है, में खुदे हुए हैं। ये जो शिलालेख हैं वो बूस्ट ऑफ ईडन नामक एक शैली है, उसमें खुदे हुए हैं। और अब इसके बाद में बूस्ट ऑफ ईडन नाम की एक शैली है, उसमें खुदे हुए हैं। और इसमें इन शिलालेखों में क्या आ रहा है बार बार, इस शिलालेख में अब हटा दिया तो क्यों आ रहा है, फिर अगला देते हैं। इसका क्या चक्कर है। अब जो शिलालेख है ना, उसके और क्या हो रहा है इसके, इसके बीच में क्या हुआ। अब एक इसको सही करना पड़ेगा पहले।
अब इसमें आगे देखते हैं जो शिलालेख हैं। शिलालेख में बुद्ध, धम्म, एक तो बुद्ध, एक धम्म और एक संघ, ये 3 शब्द मिलते हैं। ठीक है, जो शिलालेख है उसमें बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों शब्द मिलते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे कि ये जो शिलालेख हैं इससे पता चलता है, इन शिलालेखों से, इन शिलालेखों में से पता चलता है कि अशोक ने, सम्राट अशोक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, पहला काम। दूसरा, इन्हीं शिलालेखों से पता चलता है कि सम्राट अशोक मगध के राजा बने थे, मगध के राजा बने थे। इन शिलालेखों से ये पता चलता है। अब इन शिलालेखों में ये भी है कि अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और हम कल अगली सभ्यता पढ़ेंगे। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।